स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सुष्मिता। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो है कोल्ड वॉर इरा यानी शीत युद्ध का युग। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है बेटा जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। The Cold War got its name because both sides were afraid of fighting each other directly. कोल्ड वॉर को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि दोनों जो पावर्स थी यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली युद्ध करने से डर रही थी। सो इन हॉट वॉर न्यूक्लियर वेपन्स माइट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अगर गर्म युद्ध होता, गर्म युद्ध यानी कि शस्त्रीय युद्ध होता, तो उसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते। ठीक है, सो इंसिस्ट बोथ साइड फॉट ईच अदर इनडायरेक्टली। तो यही कारण था कि दोनों इनडायरेक्टली लड़ रही थी, डायरेक्टली नहीं लड़ रही थी। अब इस लड़ाई का कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे? पहला तो था पावर, यानी कि दोनों ही जो महाशक्तियां थी वो अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को बेहतर बनाना चाहती थी। ठीक है, और दूसरा कारण था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों की आइडियोलॉजी यानी विचार अलग अलग थे। यूएसए डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है और यूएसएसआर कम्युनिज्म और सोशलिज्म को बढ़ावा देता है। कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा, तनाव और टकराव की स्थिति का क्राइसिस था, यानी क्यूबा में मिसाइल संकट। जो क्यूबा था वो सोवियत संघ का एले था यानी कि दोस्त था। जो सोवियत संघ से उसे डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड्स मिलते थे, लेकिन 1961 में जो लीडर्स थे सोवियत संघ के, उनको ये चिंता सताने लग गई कि जो यूएसए है वो कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा पर कब्जा कर लेगा और वहां के जो प्रधानमंत्री है फिडेल कास्ट्रो उनको बाहर का रास्ता दिखा देगा। इस चिंता के कारण उन्होंने 1962 में द लीडर्स ऑफ सोवियत संघ यूनियन, जो सोवियत संघ के लीडर थे, उन्होंने क्यूबा को रूस का बेस बनाने के लिए वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर दी। ठीक है, इस बात का पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता चला। 3 वीक्स लेटर अमेरिका बिकम अवेयर ऑफ इट। 3 हफ्ते के बाद इस बात का पता चला अमेरिका को कि जो सोवियत संघ है उसमें क्यूबा को रूस का बेस बनाने के लिए वहां पर मिसाइल्स प्लेस कर दी है। ठीक है, इसलिए जो वहां के प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट केनेडी एंड हिज एडवाइजर्स ट्राइड टू फाइंड सॉल्यूशन। उन्होंने कुछ उपाय खोजने की कोशिश की ताकि न्यूक्लियर वॉर को टाला जाए। केनेडी ने यूएसएसआर को वार्निंग देने के लिए अमेरिकन युद्धपोतों को ये आदेश दे दिए कि जो भी शिप्स, जो भी सोवियत संघ के जहाज क्यूबा की तरफ जाए उनको वहीं पर रोक लिया जाए। दिस क्लैश द यूएसएसआर केम टू नो एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कारणों के कारण ही यूएसए और यूएसएसआर के बीच में तनाव पैदा हो गई। ठीक है, The Cuban Missile Crisis was a high point which came to known as the Cold War. जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे वो अपने उच्च बिंदु पर पहुंच गए जिसको बाद में कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाने लगा। द इमरजेंसी ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स यानी कि महाशक्तियों का उद्भव। हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टू सुपर पावर्स यानी यूएसए एंड यूएसएसआर वांटेड टू एक्सपेंड देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दोनों ही महाशक्तियां यानी कि यूएसए और यूएसएसआर अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती थी। दे डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ स्मॉलर कंट्रीज। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो छोटे देशों की मदद लेंगे। इन छोटे देशों को these smaller countries got the promise of protection, weapon and economical aid. इन छोटे देशों को प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, वेपन्स हथियार
इकोनॉमिकल एड्स यानी कि फाइनेंशियल मदद देने का वादा किया। कंट्रीज थी, दीज स्मॉलर कंट्रीज वर ऑफ मोर हेल्पफुल टू द सुपर पावर्स। ये जो छोटी कंट्रीज थी ये सुपर पावर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि दे आर द मीन ऑफ गेन वर्चुअल रिसोर्सेज। इनसे जो सुपर पावर्स को रिसोर्सेज मिल रहे थे जैसे कि ऑयल एंड मिनरल्स, तेल और खनिज, लोकेशन टू स्पे ईच अदर, एक दूसरे की जासूसी करने के लिए और अपने वेपन्स को लॉन्च करने के लिए स्थान। फोर्थ पॉइंट हमारा, द फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप। जो पहला जो बंटवारा था वो यूरोप में हुआ। मोस्ट कंट्रीज, जो ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप की जो ज़्यादातर कंट्रीज थी वो यूएसए के साइड आ गई, और इस गठबंधन को हम वेस्टर्न अलायंस यानी कि पश्चिमी गठबंधन के नाम से जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा, द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने सोवियत संघ का कैंप ज्वाइन कर लिया, जिसको हम ईस्टर्न अलायंसेज यानी कि पूर्वी गठबंधन के नाम से जानते हैं। कम्युनिस्ट चाइना क्रूएल्ड विद द यूएसएसआर। जो कम्युनिस्ट चाइना था उसने यूएसएसआर के साथ लड़ाई कर ली। द अदर इम्पोर्टेंट, इससे एक और मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, यानी किसी गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो चलिए हम गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में, हमारा और चैलेंज टू द बायोपोलरिटी, ध्रुवीयता को चुनौती, या फिर इसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट ऑफर द न्यूली डिक्लोनाइज्ड। जो नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता के मूवमेंट ने जो न्यूली डिक्लोनाइज्ड, जो नए उपनिवेशिक कंट्रीज थी जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनको एक थर्ड ऑप्शन दिया। वो थर्ड ऑप्शन था नॉट टू ज्वाइन एनी अलायंस, किसी भी गुट में शामिल ना होना। नॉन अलायंस मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द 3 लीडर्स। जो नॉन अलायंस मूवमेंट था वो 3 लीडर्स के द्वारा फाउंड किया गया था। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू के जमाल अब्देल नासिर के द्वारा। नॉन अलाइंड नाइदर मीन्स आइसोलेशनिज्म नॉर न्यूट्रलिटी, इट प्लेड अ रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द 2 राइवल अलायंसेस। गुट निरपेक्षता का आंदोलन न तो अलगाववाद है और न ही तटस्थता, बल्कि इसने 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। तो बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।